प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं और आज की जो वीडियो है हमारी वो वीडियो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो अक्षय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की हमने बात की थी, तो आज हम उसी पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि अक्षय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में जब हम बात करें तो ये बात किसकी करते हैं। देखिए, यहाँ पर अक्षय स्थिति की बात करें तो कह रहा है कि अक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी। सबसे पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिसका मिड पॉइंट जो है वो कितना है, O है। एक वैद्युत द्विध्रुव, आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव जो बनाते हैं हम उस पर दो आवेश रखे होते हैं, यानी कि किन्हीं दो आवेशों के कारण वैद्युत द्विध्रुव बनता है, जिनके बीच की दूरी जो है वो अल्प दूरी होती है 2l। ठीक है, ये बिंदु ए पर कोई माइनस का क्यू चार्ज रखा है और इस पर कोई प्लस का क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, तो ये जो बीच का पॉइंट है हमारा O, इस पॉइंट से r दूरी पर स्थित कोई मान लिया हमने कि इसी अक्ष में ये जो वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में कोई बिंदु P है। कोई बिंदु कौन सा है, P। ये जो बिंदु P है वो इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में ही है। ठीक है, एक हमने बताया था कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति मतलब होता है कि इसकी अक्ष को छोड़कर ऊपर या नीचे कहीं भी कोई बिंदु हो तो निरक्षीय स्थिति हो जाता है। और यदि इसी ही बिंदु यानी कि यदि इस ही अक्ष में कोई बिंदु हो, यानी कि इसी की सीध में ऐसे करके, तो वो उसकी अक्षीय स्थिति कहलाएगी। ये बिंदु P इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों साइड में हम किधर भी मान सकते हैं इस बिंदु P को। ये बिंदु P इसके जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है O, इससे r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है ये, इससे r दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि माइनस क्यू चार्ज की बिंदु O से दूरी कितनी है, प्लस क्यू चार्ज की बिंदु B से O की दूरी कितनी है। तो ये हम जानते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी 2l है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं आधे आधे में। इसका मतलब कितनी होगी, ये l दूरी इतनी होगी और l दूरी हमारी ये होगी। ठीक है, ये l दूरी और l दूरी ये बिंदु O है, l और l। बिंदु जो A पर माइनस का क्यू चार्ज रखा है, इस माइनस क्यू से P तक की दूरी हम निकालेंगे, प्लस क्यू से P तक की दूरी हम निकालेंगे। ठीक है, अब दूरी जो निकालेंगे वो क्यों, क्योंकि हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वो इन दोनों आवेशों के कारण ज्ञात करेंगे। इसका मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है हमने निकाला था कि वो बल F पर यानी कि वैद्युत बल पर निर्भर करती है, और प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण इस पर एक वैद्युत बल लगेगा। उस वैद्युत बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो अगर हम देखें कि बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश प्लस का क्यू नोट रख दे। ठीक है, इस बिंदु P पर क्या रख दें, कोई धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं कि इस पर रखा हुआ है भाई, तो इसका प्रभाव इस पर होगा और फिर इसका प्रभाव इस पर होगा। तो दो आवेशों का प्रभाव हो रहा है, तो इसका मतलब माइनस क्यू के कारण भी इस पर बल लगेगा और प्लस क्यू के कारण भी इस पर बल लगेगा। तो दो बल लगेंगे और दो बल लगेंगे, तो इसका मतलब ये कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ पर दो उत्पन्न होंगी, एक प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो आगे की ओर होगी, इस प्रकार से वो इसके अपोजिट, क्योंकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा आगे की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लगेगी आगे की ओर। ठीक है, इस प्रकार से ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो वैद्युत बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है। तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उस आकर्षण बल के कारण, वो आकर्षण मतलब अपनी ओर, ये माइनस क्यू इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की, वो इस माइनस क्यू की ओर होगी, यानी कि P से A की ओर होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो B से P की ओर होगी, यानी बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी कौन कौन सी ज्ञात करेंगे कि बिंदु P से B तक की दूरी, बिंदु P से A तक की दूरी।
तो अगर हम सबसे पहले यहां तक बी तक की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, तो बिंदु पी से बी तक की दूरी तो कितनी होगी, देखो ये दूरी आप देख रहे हैं कि यहां तक कितनी है, आर दूरी है। ये आर हमें ज्ञात है बिंदु पी से ओ तक। तो लेकिन ओ से बी तक की दूरी की बात करें तो बिंदु ओ से बी तक दूरी जो है वो एल है। तो इस एल दूरी को अगर हम इस आर में से घटा दें तो हमारे पास यहां से यहां तक की दूरी बच जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहां पर लिख देंगे कि आर माइनस एल, ये दूरी बच गई हमारी। ठीक है ना, आर माइनस एल। अब बात करते हैं बिंदु पी से, इस बिंदु पी से कहां तक की दूरी निकालेंगे, बिंदु ए तक। अगर हम बिंदु ए तक दूरी की बात करें, बिंदु ए तक की दूरी तो कितनी होगी, देखो आर तो ओ तक है हमारे पास, ये जो ओ दूरी है ओ तक, बिंदु ओ तक पी से आर दूरी है हमारे पास। अगर यहां से ओ से ए तक दूरी कितनी है, एल है। तो यदि इस एल को आर में जोड़ दें तो यहां से यहां तक की दूरी निकल जाएगी आराम से। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने यहां पर निकाल दिया, ये हो गई आर प्लस एल। तो दोनों दूरी हमारी ज्ञात हो गई हैं। कौन कौन सी, कि बिंदु पी से बिंदु बी तक की दूरी ज्ञात होगी आर माइनस एल, बिंदु पी से बिंदु ए तक की दूरी ज्ञात होगी आर प्लस एल। तो दोनों दूरियां हमारी ज्ञात हो गई। अब दूरियां ज्ञात करने के बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 और E2 ज्ञात कर लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि उसकी परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें भाई कितनी हो जाएगी, E1 कितनी होगी, यहाँ पर E1 बराबर है, E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कितना होता है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू अपॉन, देखो ये दो तीव्रताएं हैं, E1 अभी मैंने बताया था आपको, ये प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, तो ये जो हम निकाल रहे हैं वो किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। तो आर स्क्वायर देखो इसके कारण निकालने, तो आर की जगह दूरी कितनी इन दोनों के बीच की, यहां से यहां तक आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर। दिशा की बात करें, अगर हम दिशा देखें इसकी, तो दिशा क्या है, दिशा है इसकी इधर की ओर होगी, बिंदु बी से पी की ओर यानी कि बाहर की ओर, बिंदु बी से पी की ओर। क्लियर। इसी प्रकार से E2 की बात करें, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो है वो किसके कारण उत्पन्न हुई, अभी बताई थी, माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण उत्पन्न कर लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, कितनी जाएगी, देखो बिंदु ए पर रखा है माइनस क्यू, तो यहां से और यहां तक की दूरी देखो कितनी है, आर प्लस एल, तो अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो सीधे किया जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, एक E1 हो गया और E2, दोनों तीव्रताएं हमने ज्ञात करनी है। अगर हम यहाँ पर देखें कि E1 और E2 जो है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट तीव्रता है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत। इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी, देखो ध्यान रखना एक बात की, जो तीव्रता होती है परिणामी तीव्रता, वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र के बाहर की ओर होती है। ठीक है, बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब उसकी जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। तो दिशा जिसकी परिणामी, इन दोनों की परिणामी तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो बाहर की ओर जो परिणामी तीव्रता है वो, जब ये तीव्रता बाहर की ओर है E1 और E2 अंदर की ओर है, तो इसका मतलब E1 ज्यादा होगा और E2 कम होगी। तो E1 माइनस E2 इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी बाहर की ओर वो E1 माइनस E2 के बराबर होगी। ठीक है, तो इनकी परिणामी तीव्रता, चूंकि E1 व E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इनकी परिणामी तीव्रता कितनी होगी, इनकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। बात समझ आ रही है नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनकी तीव्रता जो होती है परिणामी बाहर की ओर होती है,
तो इसका मतलब E1 क्या हो गया, ज्यादा हो गई। तो E1 ज्यादा है, E2 कम है, तो E1 में से E2 घटाएंगे, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी हमारी E1, यानी कि इनकी परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता E=E1 माइनस E2। अब E1 और E2 की वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको हम डायरेक्ट इसको डेरिवेशन को सोल्व कर लेंगे। तो कितनी रखेंगे, देखो E1 की जो वैल्यू है वो कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई नहीं। जो इनमें कुछ कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। ये E बराबर था E=, तो कॉमन क्या क्या है देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी क्यों है और यहाँ पर भी क्यों है, सेम है, इसको भी बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ले लेंगे हम इसको कॉमन, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू ले लिया हमने बाहर, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में बच जाएगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में ये शेष बच जाएगा। देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, ये जो हमने कॉमन लिया इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, केवल इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर की बात। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो यहाँ पर देखें, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर, इन दोनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम देखो, अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, देखो एलसीएम में r माइनस एल, एक सूत्र पता है आपको, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ध्यान से देखो यहाँ क्या है, r माइनस एल यानी कि r माइनस एल यानी कि a माइनस बी, तो r माइनस एल बिल्कुल सेम है। ऐसे ही ये दोनों गुणा में है तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, इनका एलसीएम इन दोनों को गुणांक आएगा। इस प्रकार से देख लेते हैं एक बार, इसी को यहाँ लिख लेते हैं कि =1, ये जो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको ऐसे रहने देंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट की बात चल रही है तो ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r माइनस एल r प्लस एल, ये दोनों ले लेंगे ना, r माइनस एल और r प्लस एल दोनों हम यहाँ पर एलसीएम के रूप में ले लेंगे। अब देखो जब हम इसको इससे काट देंगे तो हमारे पास ये बचा, ठीक है, यानी कि इसको इससे काट दिया। पहली वाली बात देखेंगे हम इसको, जब एलसीएम लेते हैं तो r माइनस एल से r माइनस एल कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी यानी कि 1 में, तो ये जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस साइन, माइनस लगा। अब देखो r प्लस एल से r प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, r माइनस एल, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 1 में इसमें, तो बचेगा क्या यहाँ पर, r माइनस एल का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। देखो r माइनस एल r प्लस एल का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पर देखो सूत्र a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम स्क्वायर लगा दें, इसका होल स्क्वायर बना दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई नहीं, बिल्कुल सेम ये कंडीशन है, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे हम, ठीक है। तो इसको देखो जरा किस प्रकार से लिखेंगे, इसको रफ कर देता हूं मैं, नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। तो देखो अब कितना हो जाएगा, ये E=, जो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सेम ऐसा ही रहेगा, इसको तो हमें कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को सोल्व करते रहना है बस पहले। तो ब्रैकेट में कितना आएगा हमारे पास, ये जो अपोन में है ये वाली बात, इसको इसकी तरह लिख लेंगे, तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात नहीं, बिल्कुल सेम, देखो ठीक। अब ऊपर जो हमने लिखा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला खोल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो पहले क्या है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमने खोल दिया। फिर दूसरा माइनस, माइनस साइन है बाहर, तो अब इसको खोलेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2R। बात समझ आ गई है नहीं? ठीक है, हमने ये खोल दिया फॉर्मूला। अब देखो बाहर क्या है, माइनस साइन है, तो जब माइनस है ब्रैकेट रहेंगे तो इसके साइन चेंज रहेंगे, जो प्लस हो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। तो ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, जो कटने वाली चीजें उसको काट देंगे। देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस का माइनस का कट जाएंगे, एल स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का ये भी कट जाएंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो बचा क्या हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 2RL और 2RL कितना हो गया, 4RL, 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बचेगा ना, ऊपर तो हमारे पास ये बच गया और नीचे ये बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम देखें यहाँ पर, देखो ये जो R है बिंदु P से और बिंदु O तक, देखो R जो डिस्टेंस है ये कैसी है, बहुत ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, L की अपेक्षा। अगर L की दूरी देखें बिंदु B से O तक की, तो L को देखें, L का मान R से बहुत ज्यादा कम है, तो मिनिमम है, बहुत छोटा है। तो जब छोटा है तो इसका मतलब जब इसका स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर और L स्क्वायर से और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब L स्क्वायर और भी ज्यादा R स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिख दें कि चूंकि L स्क्वायर R स्क्वायर से बहुत छोटी दूरी है, ठीक है, अर्थात R स्क्वायर इज ग्रेटर देन, वेरी इज ग्रेटर देन L स्क्वायर। इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर L स्क्वायर को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे इसको यहाँ पर। ठीक है, हटा देंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये तो L स्क्वायर खत्म हो गया यहाँ से, तो ये स्क्वायर रहेगा का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई नहीं? तो अब इसको हम देखो ऐसे लिख देंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो Q है, इस Q को इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दें, 1 कर दें, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q को यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, इसके साथ तो इसको तोड़ लेंगे, 4 को 2 इंटू 2, तो 4 कैसे तोड़ लेंगे, 2 इंटू 2RL। ठीक है, तो 2 एक अलग ले लेंगे और एक 2 अलग ले लेंगे, तो 2 को एक के साथ R के साथ ले लेंगे 2 को, और एक को L के साथ ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये लिख देंगे 2R, 2 को R के साथ ले लिया एक तो हमने ये वाला, ठीक, और एक 2 L के साथ और Q के साथ हो जाएगा इंटू 2QL। हमने इसको तोड़कर इसको Q4RL को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अपॉन में जो है उसको ऐसे लिख देंगे, देखो R स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, R की पावर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो R है इस R से इस पावर कट जाएगी, तो कितना बचेगा यहाँ पर, R की पावर 3 बचेगा। ठीक है, तो अब देखो जो ये R की पावर 3 बचा है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे, ये इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना बचा, 2 ऐसे रहेगा, अंदर हो गया 2QL अपॉन R की पावर कितना बच गया यहाँ पर 3। अगर हम ये जो 2QL है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ा था, तो ये लिख देंगे परंतु P इज इक्वल टू होता है 2QL। अगर आपको याद आ गया हो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण में इतना होता नहीं होता है, तो ये इसकी जगह हम P रख देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा निकल के, तब E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसे रहेगा 2
ऐसे ही रहेगा, और इनटू में इसकी जगह हो जाएगा p, तो ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा हमारे पास मान 2p अपॉन नीचे हो जाएगा r की पावर 3। तो ये अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 2p अपॉन r की पावर 3। ठीक है, इसे ही हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षय स्थिति में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट जरूर करते रहना। ठीक है, अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज का जो लेसन है हमारा, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्यारे विद्यार्थियों निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं ये समझाएंगे। आज की वीडियो में जो हमने बताया आपको, आज की वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षय स्थिति में कैसे निकालते हैं ये हमने बताया।